नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम वन्यजीव संरक्षण पर एक खास चर्चा करने वाले हैं, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इस मुद्दे की गहराई में जाते हैं। मतलब कि विलुप्ति के कारण क्या है, चुनौतियां क्या हैं और समाधान क्या हो सकते हैं। हाँ, और हम मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण कारण, चुनौतियां और समाधान और इससे जुड़े कुछ विश्लेषणों को देखेंगे। जी। और देखिए, शुरू करने से पहले एक आंकड़ा। WWF की 2024 की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कहती है कि 1970 से अब तक वन्यजीव आबादी में औसतन 73% की गिरावट आई ओह, 73%। ये तो सच में चौंकाने वाला है है ना? ये आंकड़ा ही बताता है कि आज की ये चर्चा कितनी जरूरी है। बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि वन्य जीवों के सामने असली खतरे क्या-क्या हैं और खासकर भारत में उनके बचाव के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए तो फिर मुद्दे पर आते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया गया है। सवाल है कि वन्य जीवों के विलुप्त होने का मुख्य कारण इनमें से कौन सा नहीं है, और विकल्प दिए हैं: प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, अवैध व्यापार और जनसंख्या वृद्धि। अच्छा, ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें सीधे और अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कारणों में फर्क करने में मदद करता है। हाँ, सही कहा। तो स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत ये साफ करते हैं कि प्राकृतिक आवासों का नुकसान, मतलब जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, खनन हो रहा है, बांध बन रहे हैं, हाँ, ये सब एक बड़ा प्रत्यक्ष खतरा है, सीधा असर पड़ता है। ठीक है। और जंगल की आग? वो भी, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानी गलती से लगी हो, आग सीधे तौर पर उनके घरों को, उनके हैबिटेट को उजाड़ देती है। और तीसरा विकल्प था अवैध व्यापार, उसका क्या? अब वो भी एक बिल्कुल सीधा और बहुत गंभीर खतरा है। आप देखिए, बाघ, हाथी, गैंडे, यहाँ तक कि पेंगोलिन जैसे जानवर। हाँ, पेंगोलिन का तो बहुत सुना आजकल। हाँ, तो इनका शिकार होता है, इनके अंगों की तस्करी होती है। ये सीधे सीधे इनकी आबादी को कम करता है। साइट्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो इसी व्यापार को रोकने की कोशिश करती हैं। तो फिर जनसंख्या वृद्धि, वो इस लिस्ट में मुख्य कारण क्यों नहीं है? अक्सर तो ये बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। यहीं पर स्रोत एक बहुत अहम बारीकी बताते हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि एक अप्रत्यक्ष कारक है, मतलब इनडायरेक्ट। अच्छा, अप्रत्यक्ष कैसे? इसका मतलब है कि बढ़ती आबादी से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है ना, फिर जमीन की जरूरत बढ़ती है शहरों के लिए, खेती के लिए, और अंत में इसका असर वन्य जीवों के आवास पर पड़ता है। समझ गया। लेकिन ये सीधे तौर पर विलुप्ति का कारण नहीं है, जैसे शिकार करना या जंगल काट देना। फर्क ये है कि क्या खतरा सीधे जानवर पर या उसके घर पर है, या फिर वो एक बड़े सामाजिक आर्थिक दबाव का नतीजा है। ये अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि हम संरक्षण के लिए कैसी रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल। तो भारत इन सीधी चुनौतियों से कैसे निपट रहा है? स्रोतों में प्रोजेक्ट चीता का जिक्र है। हाँ, प्रोजेक्ट चीता एक बहुत महत्वाकांक्षी पहल है। इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाकर भारत में फिर से बसाया जा रहा है। मतलब जो प्रजाति यहाँ से खत्म हो गई थी, उसे वापस लाने की कोशिश। जी बिल्कुल, ये उन प्रजातियों को वापस लाने का एक प्रयास है जो स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी थीं। लेकिन सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट से तो काम नहीं चलता होगा, कोई कानूनी ढांचा भी तो होगा। हाँ बिल्कुल है। भारत का 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो इस दिशा में एक बहुत मजबूत नींव है। ये शिकार पर प्रतिबंधित व्यापार पर रोक लगाता है। ओके। और इसके साथ ही WCCB यानी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसी एक खास एजेंसी भी है। अच्छा, WCCB वो क्या करती है? उनका काम है संगठित वन्यजीव अपराध से निपटना, जैसे शिकारियों के जो नेटवर्क होते हैं उनको तोड़ना, अवैध व्यापार पर नकेल कसना, ये सब। ठीक है, कानून भी हैं, एजेंसियां भी हैं, पर हमें ये कैसे पता चलता है कि किन प्रजातियों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है?
कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड है इसका? हाँ, इसके लिए IUCN रेड लिस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये संस्था दुनिया भर की प्रजातियों का आकलन करती है कि वो कितने खतरे में हैं, और स्रोत बताते हैं कि भारत में जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन है, गंगा डॉल्फिन, ये सब गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वो यानी इन पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि फौरन कार्रवाई की जरूरत है। वैसे भारत में संरक्षण का इतिहास तो काफी पुराना है ना? पहला नेशनल पार्क कब बना था? जी, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट वो 1936 में ही स्थापित हो गया था। 1936? काफी पहले। हाँ, ये भारत के शुरुआती संरक्षण प्रयासों का एक प्रतीक है। और आजकल मतलब हाल फिलहाल में क्या नए प्रयास हो रहे हैं? हाल की पहलों में एक तो मिशन लाइफ का जिक्र जरूर करना चाहिए, LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हाँ, ये तो काफी चर्चा में है। जी, ये लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और इसके अलावा 2024 से 2030 के लिए एक नई राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना मतलब NBSAP भी तैयार की गई है। अच्छा, तो ये अगले कुछ सालों का रोड मैप है? हाँ, ये अगले कुछ सालों के लिए भारत के बायोडाइवर्सिटी लक्ष्यों और कामों का एक पूरा खाका तैयार करती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, वन्य जीवों के लिए सबसे बड़े जो डायरेक्ट खतरे हैं वो हैं उनके घरों का उजड़ना, जंगल की आग और अवैध शिकार और व्यापार। सही। और जनसंख्या वृद्धि एक अप्रत्यक्ष लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल। और भारत ने इनसे निपटने के लिए कानून बनाए हैं, प्रोजेक्ट चीता जैसी योजनाएं शुरू की हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैसे साइट्स का हिस्सा है, WCCB जैसी एजेंसियां काम कर रही हैं और अब मिशन लाइफ जैसी नई पहल भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मल्टी डायमेंशनल लड़ाई है। इसमें कानून की सख्ती भी चाहिए, जमीन पर काम भी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है और सबसे बढ़कर लोगों में जागरूकता भी चाहिए। तो इस चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि विलुप्ति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारणों में अंतर करना कितना अहम है। तो जरा सोचिए, जब हमें विकास की जरूरतें पूरी करनी है और पर्यावरण को भी बचाना है, मतलब ये जो संतुलन बनाने की चुनौती है, उसमें ये अंतर समझना कितना मायने रखता होगा। हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमें अप्रत्यक्ष कारकों से निपटने के लिए, जैसे बढ़ती आबादी का संसाधनों पर जो दबाव है, उसके लिए संरक्षण की मुख्य धारा से हटकर कुछ अलग तरह के, शायद ज्यादा व्यापक सामाजिक और आर्थिक समाधानों पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।